मैं यशवीर सिंह और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। अभी तक आधुनिक भारत में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को कवर किया था। यानी कि आप समझ ही रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे अंग्रेजों और मराठों के मध्य होने वाला तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो युद्ध को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं जहाँ भी आप जुड़े हैं, है ना, वहाँ वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं हम आज का टॉपिक अपना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और आज के साथ ही हमारा टॉपिक कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1817 से 1818। क्लियर? तो ये था हमारा युद्ध का टाइम पीरियड। अब सबसे पहली बात हम करते हैं तत्कालीन, अर्थात उस समय कौन कौन आपका वो था, क्या कहते हैं आपका, तीन लोगों यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे छत्रपति कौन था इस समय। तो आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, छत्रपति का पूरा क्रम बताया था मैंने। छत्रपति यहाँ पर था आपका प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, ठीक है। वैसे प्रताप सिंह का टाइम पीरियड था वो 1808 से 1839 था। ठीक है, उसके बाद शाहजी अप्पा साहिब आ गए थे छत्रपति के रूप में। नेक्स्ट दूसरा हमारा पेशवा कौन था इस समय, तो पेशवा था आपका बाजीराव सेकंड। ठीक है, और तीसरा आपसे पूछेगा गवर्नर जनरल कौन था इस समय। तो गवर्नर जनरल कहाँ का, बंगाल का, और उसका नाम था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये तीन व्यक्ति थे उस समय जो पूछे जाते हैं। अक्सर जो हमेशा पूछा जाता है वो आपका ये पूछा जाएगा, है ना, गवर्नर जनरल कौन था, और मैक्स फिर उसके बाद पेशवा पूछा जाएगा। ठीक है, छत्रपति मैक्स ज़्यादा नहीं पूछता है। छत्रपति जो पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा तृतीय पानीपत के युद्ध के समय का। इसके अलावा छत्रपति नहीं पूछता, सामान्यतः पेशवा और गवर्नर जनरल, सबसे ज़्यादा गवर्नर जनरल को ही पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ें बिना देर किए। अब इसके बाद अगली जो हमारी बात आती है युद्ध के विषय में, वो आती है हमारे कारण, कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनके चलते यह युद्ध हुआ था। ठीक है, तो सामान्यतः यहाँ पर तीन कारण मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिनके चलते युद्ध हुआ था। तो देखो, पहला कारण क्या था। पहला कारण ये था कि जब लॉर्ड हेस्टिंग भारत आया तो उसकी जो इच्छा थी वो ये थी कि जो मराठों का प्रभाव है उस मराठा प्रभाव को क्या कर दिया जाए, कम किया जाए या समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो आप पहला लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट पहले कारण में लिखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग की इच्छा कि मराठा प्रभाव को समाप्त अथवा कम किया जाए। लॉर्ड हेस्टिंग की इच्छा कि मराठा प्रभाव को समाप्त अथवा कम किया जाए। क्लियर? दूसरा, अब दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण पहले आपको समझा दूं उसके बाद आप लिख लेना। दूसरी बात ये थी, आपने नाम सुना होगा पिंडारी, है ना, एक मूवी भी आई थी, सलमान खान था उसमें, है ना, और मिथुन चक्रवर्ती वगैरह थे। तो वो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम है, कुछ नाम है, उसमें पिंडारी दिखाए गए हैं। ठीक है, तो उसमें पिंडारियों को दिखाया गया है। तो उसमें पिंडारियों का जो पिंडारी उसमें दिखाए गए हैं, मतलब एक जाति होती थी विशेष रूप से, वो बड़ी ही मतलब योद्धा टाइप की होती थी लड़ने झगड़ने के मामलों में। तो वो पिंडारी का जो थे, पिंडारियों ने अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा था। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने उन पिंडारियों को दमन करने के लिए पूरी तरह से मतलब एक प्रकार से कसम खा ली कि मैं पिंडारियों को दमन कर दूंगा भारत से। ठीक है, अच्छा, पिंडारी जो थे वो मराठाओं की सेना में भर्ती थे। मुझे बात समझ गए, पिंडारी मराठा सेना का एक हिस्सा हुआ करते थे। अगर लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा पिंडारियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा उनके दमन करने के लिए, तो सीधी सी बात है वो किसका हिस्सा है, मराठा सेना का। तो कहीं ना कहीं मराठों का जो अपना वर्चस्व था उसको चुनौती मिली। ठीक है, तो सेकंड लिखेंगे आप कारण, लॉर्ड हेस्टिंग की पिंडारियों के विरुद्ध दमनकारी नीति जिससे मराठों को
या लिखना मराठों के, लिखना मराठों के प्रभुत्व को चुनौती, मराठों के प्रभुत्व को चुनौती। ठीक है, तो क्योंकि वो उसका पार्ट थे, पिंडारी मराठों के साथ में थे, इसलिए अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो सीधी सी बात है आप किसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, पिंडारियों मतलब मराठों के खिलाफ आप एक्शन ले। ठीक है, तीसरा, एक व्यक्ति था जो पूना रेजिडेंट थी, पूना रेजिडेंट, तो पूना रेजिडेंट में एक व्यक्ति था एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन। ये जो था पूना रेजिडेंट था, पूना रेजिडेंट प्रमुख था एल्फिंस्टन। तो इसका लगातार दबाव था पेशवा बाजीराव द्वितीय पर कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है क्या करे, वो आपका जो मराठा संघ था, जो मराठा सरदार थे बहुत सारे, उनका जो संघ था उस संघ की अध्यक्षता को त्याग दे। तो इस बात को लगातार ये दबाव बना रहा था, इसके चलते पेशवा बहुत ज़्यादा परेशान था। तो आप लिख देंगे नेक्स्ट पॉइंट, पूना रेजिडेंट एल्फिंस्टन द्वारा, पूना रेजिडेंट एल्फिंस्टन द्वारा पेशवा पर मराठा संघ की अध्यक्षता त्यागने का दबाव को त्यागने का दबाव। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कारण, इस युद्ध के कारण क्या थे। अब मेरी बात आगे समझना, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस युद्ध में आपका कोई खास इतने बड़े युद्ध नहीं हुए थे, है ना, तृतीयांगन बैठक में इतनी बड़ी युद्ध लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई थी जो बहुत बड़ा हिस्सा बनी हो, लेकिन यहाँ युद्ध में कुछ संधियाँ हुई थी, है ना। तो हम इस युद्ध के अंतर्गत एक हेडिंग डालेंगे प्रमुख संधियाँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये संधि कौन सी युद्ध के दौरान हुई थी, प्रमुख संधियाँ। ठीक है, तो मैं समानता आपको यहाँ 5 संधियाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 5 संधियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हम संधि पढ़ेंगे वो संधि है नागपुर की संधि, नागपुर की संधि। 2 बातें इसके विषय में, पहला, नागपुर की संधि हुई कब थी, तो ये हुई थी 27 मई 1816 को। ये संधि युद्ध के पूर्व के वर्ष की है, तो इसको आप, लेकिन ये कंटिन्यू एक क्रम में आती है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हुई थी 27 मई 1816 को हुई थी। दूसरी बात किसके मध्य हुई थी, तो ये हुई थी आपके नागपुर में कौन थे, भोंसले हुआ करते थे, भोंसले प्लस अंग्रेज, इनके मध्य ये संधि हुई थी। ठीक है, दूसरा, इसके बाद जो संधि हुई थी वो हुई थी पूना की संधि, और ये पूना की संधि जो हुई थी 13 जून 1817 को हुई थी। ठीक है, किसके मध्य हुई थी, तो ये हुई थी पेशवा, पेशवा कौन, चाहो तो लिख सकते हैं आप बाजीराव द्वितीय प्लस अंग्रेज। ठीक है, और इसकी शर्त क्या रही थी, तो इसकी शर्त हमें याद रखनी है। शर्त ये थी कि पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी, मतलब छोड़ दी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात थी इस संधि के द्वारा कि मराठा जो पेशवा था उसने मराठा संघ था उसकी अध्यक्षता को त्याग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट संधि तीसरी ग्वालियर की संधि थी, ग्वालियर की संधि। तो आप समझ गए हो कि इसके मध्य हुई, ग्वालियर संधि की बात चल रही है, तो इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ग्वालियर की संधि के विषय में पहला अगर हम बात करें कब हुई थी, तो ये हुई थी 5 नवंबर 1817 को, और किस किस के मध्य हुई थी, तो ये बच्चा हुई थी सिंधिया प्लस अंग्रेज। ठीक है, और इसमें शर्त क्या रही थी आपकी संधि में, तो शर्त ये रही थी ग्वालियर संधि में कि सिंधिया पिंडारियों के खिलाफ, सिंधिया पिंडारियों के खिलाफ अंग्रेजों की सहायता करेगा। ठीक है, ये इसकी शर्त रही थी। नेक्स्ट, अब देखते हैं चौथी संधि क्या थी। चौथी संधि थी आपकी 3 हो गई हमारी, चौथी थी, तो ये थी बड़ौदा की संधि, बड़ौदा की संधि। तो 2 बात आती है, हुई कब थी,
तो ये हुई थी 6 नवंबर 1817। और किसके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी गायकवाड़, क्योंकि ये गायकवाड़ कहाँ थे? गुजरात में थे, बताया था आपको, प्लस अंग्रेज के मध्य हुई थी। ठीक है। और नेक्स्ट और पांचवी संधि थी वो थी आपकी कौन सी? मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि ये हुई थी आपकी 6 जनवरी 1818। और ये जो हुई थी बच्चा वो होलकर प्लस अंग्रेज के मध्य हुई थी। और इसमें शर्त क्या थी? इसमें शर्त ये थी कि होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार किया। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 5 संधियां थी और ये 5 संधियां एक प्रकार से कहा जाए तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का ही भाग थी। ठीक है। इन संधियों में कहीं ना कहीं मराठा सरदार या पेशवा को अपने हित के खिलाफ ये संधियां करनी पड़ी थी, लेकिन मराठा सरदार या पेशवा मजबूर था। क्यों? क्योंकि वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ को उठा सकें, इसलिए मजबूरन उनको ये संधियां करनी पड़ी, इस संधियों को स्वीकार करना पड़ा। क्लियर? लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इनके अंदर थोड़ी सी जान बची थी, चाहे वो आपका पेशवा हो, चाहे वो आपका होलकर हो, चाहे आपके भोंसले हो। मेरे कहने का मतलब ये है, इन संधियों करने के पश्चात इन मराठा सरदारों को और पेशवा को इस बात का एहसास हुआ कि ये संधियां हुई हैं, ये हम पर थोपी गई हैं और इनके खिलाफ एक बार इन्होंने आवाज़ उठाई और छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें पेशवा भी पराजित हुआ, मराठा सरदार भी पराजित हुए थे। तो हम इसी में तृतीय आंग्ल मराठा में एक हेडिंग और बनाएंगे इन संधियों के पश्चात, वो डाल देंगे आप प्रमुख युद्ध। मतलब इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कौन से प्रमुख युद्ध थे जो बच्चा लड़े गए थे। ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रमुख युद्ध। ठीक है। तो यहाँ पर हम समानता 3 प्रमुख युद्धों को पढ़ने जा रहे हैं। छोटी छोटी लड़ाइयों की खास विशेष लड़ाइयाँ नहीं थी। सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो हुआ था किर्की का युद्ध। किर्की का युद्ध, किर्की का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था आपका, ये हुआ था 5 नवंबर 1817 को हुआ था किर्की का युद्ध। ठीक है। आपसे पूछे भी किसके मध्य हुआ था, तो आप जवाब दोगे पेशवा प्लस अंग्रेज। और इसमें आप लिखेंगे पेशवा पराजित। पेशवा क्या हुआ था इस युद्ध में? पराजित हुआ था। ठीक है। तो पेशवा पराजित हो गया था। नेक्स्ट दूसरा जो युद्ध हम पढ़ने जा रहे हैं, छोटा सा युद्ध है वो भी, इतना कोई खास, वो था सीतलवाड़ी का युद्ध। सीतलवाड़ी का युद्ध। ठीक है। तो आपसे पूछे यह युद्ध हुआ कब था, तो सीधी सी बात है, आप इस युद्ध को जो आंसर दोगे 27 नवंबर 1817 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका भोंसले प्लस अंग्रेज के मध्य हुआ था। और ये जो था इसमें भोंसले पराजित। भोंसले क्या हुआ? पराजित हुआ था। संधि तो की थी मजबूरी में, लेकिन थोड़ा दम बचा तो लड़के देख लिया अंग्रेजों से, उसमें भी क्या हो गए? पराजित हो गए थे। एक तीसरा युद्ध और हुआ था इसमें, वो था आपका महिदपुर का युद्ध। ठीक है। महिदपुर का युद्ध हुआ था। और इसको देखें तो हम ये मतलब कहाँ पर हुआ था? ये नागपुर के पास में पड़ता है। ठीक है। ये जो आपका है सीतलवाड़ी, ये आपका महिदपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्लियर? ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र में, और ये मध्य प्रदेश में, और ये भी महाराष्ट्र में। क्लियर? चाहो तो आप लिख देना है MP MH, और ये कहाँ था? MH, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। क्लियर? ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं महिदपुर का युद्ध। तो पहली बात ये हुआ कब था आपका? तो ये हुआ था 24 दिसंबर 1817। और युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था होलकर प्लस अंग्रेज। और तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे होलकर पराजित। होलकर क्या हुआ था बच्चा? इस युद्ध में पराजित हुआ था। क्लियर? तो ये 3 प्रमुख युद्ध थे जो इस युद्ध के अंतर्गत लड़े गए थे। लेकिन जैसे कि आपका पेशवा है, जो पेशवा था आपका, ये किर्की के युद्ध में पराजित हुआ था, लेकिन अभी भी पेशवा के अंदर दम बचा था। बोला एक बार और देखा जाए, है ना, कि मरता क्या नहीं करता, एक कहावत भी है, मरता क्या नहीं करता। तो बोले एक बार करा जाए कोशिश, तो उसने एक बार कोशिश और की, है ना। तो अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ से कंटिन्यू करके। ठीक है। ये युद्ध हो गए, आप नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना। किर्की के युद्ध में
इर्की के युद्ध में पेशवा पराजित होने के पश्चात अभी भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नीति को जारी रखा, जिसके चलते 1818 के प्रारंभ में क्रमशः कोरेगांव तथा आष्टी के युद्ध में अंग्रेजों से पेशवा पराजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना अब आप। उपरोक्त दोनों युद्ध के पश्चात पेशवा ने जॉन मैल्कम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेशवा पद समाप्त कर पेंशनर के रूप में पेंशन लेने वाला था, पेंशनर के रूप में बिटोर ब्रैकेट में लिखना कानपुर, बिटोर ब्रैकेट में कानपुर भेज दिया गया, जहां उसने अपना जीवन एक पेंशनर के रूप में व्यतीत किया। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी पेंशन थी उसकी? 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन उसको दी गई थी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लिखेंगे। ये तो हो गया पेंशन रूप में उसको पेंशन मिल गई। अब हुआ क्या, जो सतारा का राज्य था, मराठों का सतारा राज्य था, वो अभी भी क्या हो रहा था, चल रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो सतारा का राज्य था उसका जो आकार था वो और छोटा कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे ये सतारा राज्य था, ठीक है, अब इसको इतना छोटा कर दिया गया, इसका आकार क्या करा, छोटा, मतलब इसकी सीमाएं क्या कर दी गई, कम कर दी गई। बाकी सारा का सारा क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। तो जो कि शेष राज्य बचा, यहाँ पर अभी भी मराठा राज्य को चलने दिया, कि मराठों का नाम चलने दो। और यहाँ पर जो प्रताप सिंह था, प्रताप सिंह को क्या करा, अभी भी शासक स्वीकार किया। तो आप लिखना नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने मराठा राज्य की सीमाओं को सीमित करते हुए अर्थात सतारा राज्य की सीमाओं को सीमित करते हुए प्रताप सिंह के नेतृत्व में मराठा राज्य के अस्तित्व को बना रहने दिया। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि बाद में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि लास्ट में जाकर डलहौजी ने सतारा राज्य को हड़प लिया था, क्योंकि जब मैंने आपको अंतिम क्या कहते हैं शाहजी अप्पा साहब को पढ़ाया था, अंतिम छत्रपति को, तब मैंने आप ये बात समझाई थी। ठीक है, चाहो तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख भी सकते हो, सतारा राज्य को डलहौजी द्वारा हड़प लिया गया था। ठीक है, तो ये आप चाहो लिख सकते हैं उसको नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब तक हमने तीनों आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ लिए जो अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुए थे।
अब हमारा एक टॉपिक बचा है और वो टॉपिक बचा है हमारा मराठा राज्य के पतन के कारण। ऐसे क्या कारण थे जिनके चलते मराठा राज्य का पतन हुआ था। इन कारणों को डिस्कस करने के पश्चात हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग हो जाएगी हमारी सबसे पहले मराठा राज्य के पतन के कारण, या मराठा राज्य ऐसा लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, मराठा राज्य डैश पतन के कारण। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक पूरा लिस्ट बना ले रहा हूँ, जो भी 6, 7, 8, 10 कारण है उनको लिख ले रहा हूँ, फिर एक एक करके डिस्कस कर लूँगा, आपके साथ समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला जो था, सबसे पहला था एकता का अभाव। एकता का अभाव, इसका मतलब बताऊंगा क्या था। दूसरा था पारस्परिक संघर्ष, किसके अंदर, मराठों के अंदर। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आर्थिक नीति की कमी। ये सारी की सारी कमियां मराठों के अंदर ही थी, है ना। कूटनीति या कूटनीतिक असफलता। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सैनिक असफलता। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका, एक और लिख लेते हैं, अयोग्य नेतृत्वकर्ता। एक को ले लेंगे, एक आपका कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक आध और ले लेते हैं, जैसे गुप्तचर व्यवस्था बेकार थी इनकी, है ना। असफल गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, तो ये सब कारण रहे थे जिनके चलते मराठों जो मराठा राज्य था उसका पतन हुआ था। मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ शॉर्ट में इनको, बस आप इनको ऐसे ही लिख लेना, लिस्ट बना लेना, कुछ नहीं करना है। एकता का अभाव, मैंने बताया था आपको कि मराठा जो सरदार थे उनके मध्य कई बार अनेकों संघर्ष हुए थे। ठीक है, जैसे कि आपका अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, वहाँ एक तरफ सिंधिया था, दूसरी तरफ कौन था, होलकर था, इनके मध्य युद्ध हो गए थे। पेशवा को इनके मध्य समन्वय स्थापित करना चाहिए, बल्कि पेशवा ही इनके मध्य क्या कर रहा था, संघर्ष को बढ़ावा दे रहा था। चाहे नाना फडणवीस हो, चाहे सिंधिया हो, इनके मध्य हमेशा 36 का आंकड़ा रहा करता था। तो इस प्रकार से मराठों के आपसी संघर्ष क्या थे, बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इनके मध्य एकता का पूरी तरह से क्या था, अभाव था। ठीक है, दूसरा लिखा है आपका पारस्परिक संघर्ष, तो आपको बताया था अभी, है ना। इन सब के मध्य आपस में अत्यधिक संघर्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट है आपका आर्थिक नीति की कमी। मराठों की प्रॉपर कोई ऐसी एक आर्थिक पॉलिसी नहीं थी, नीति नहीं थी जो संपूर्ण मराठा राज्य को एक सूत्र में बांध दे। ठीक है, इनके प्रमुख जो आय के स्रोत थे वो चौथ था और क्या था आपका, सरदेशमुखी था। तो चौथ और सरदेशमुखी टेम्परेरी थे, किसी राज्य को जीता तो वहां से प्राप्त किया, अगर दूसरे राज्य ने विरोध कर दिया, वो मराठों पर हावी हो गया था, चौथ सरदेशमुखी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो मतलब मराठों को एक निश्चित रूप से, है ना, आर्थिक नीति, जैसे कि चाहे आपका अकबर के समय आर्थिक नीति रही हो, या आपका, है ना, अकबर समय या दिल्ली सल्तनत में इस प्रकार के आर्थिक नीति को अपनाया गया था। कोई प्रॉपर ऐसी आर्थिक नीति नहीं थी जिससे कि मराठों को एक सिस्टमेटिक तरीके से आय निश्चित रूप से प्राप्त हो और बढ़िया से चीज़ें हैंडल हो पाए, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है कूटनीतिक असफलता। तो ये तो सही बात है, जितना कूटनीतिक में अंग्रेज सफल हुए थे उतना मराठे सफल नहीं हो पाए थे। अंग्रेजों ने, जैसे कि मराठों के आसपास के जो निजाम थे, चाहे हैदर अली वगैरह था, जो भी राज्य थे, उनसे इनका समन्वय कभी अच्छा नहीं बन पाया था। और तो छोड़िए, आप जो हिंदू राज्य थे, है ना, राजपूत वगैरह थे, जो हिंदू शासक थे, उनसे इनके कभी संबंध बढ़िया नहीं बन पाए। तो कूटनीतिक रूप से मराठे क्या रहते, असफल रहते। वहीं जो अंग्रेज थे इनके मुकाबले कूटनीतिक में इनसे ज़्यादा बेहतर थे, इनसे ज़्यादा सफल रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सैनिक असफलता। तो सैनिक असफलता तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मराठा जो सैनिक पद्धति थी वो गुरिल्ला पद्धति पर आधारित थी। गुरिल्ला पद्धति समझते हैं आप, अचानक से किसी पर, है ना, एकदम से तीव्र गति से आक्रमण करना और तुरंत एकदम से लूटपाट करके वहां से भाग जाना।
लेकिन अब गुरिल्ला पद्धति को त्याग करके आगे चल के इन लोगों ने मैदानों में युद्ध लड़े। तो वहाँ ये ट्रेंड थे, उतना ट्रेंड नहीं थे ये कि जो मतलब मैदानों में बड़े बड़े युद्ध लड़ सकें। चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, उसकी असफलता का सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण था सैनिक असफलता, क्योंकि अगर पानीपत के तीसरे युद्ध में ये गुरिल्ला पद्धति को छोड़कर अगर इनको ट्रेंड होते मैदानों में युद्ध लड़ने का, इनको मराठों का अनुभव होता, तो शायद ही अधिक सक्सेस होते। तो इसलिए इनकी ये आकस्मिक आपके असफल रहे थे। अयोग्य नेतृत्वकर्ता, बिल्कुल सही बात है। सिंधिया हुआ, नाना फडणवीस हुआ, 1800 ईस्वी के आसपास इन सब की मृत्यु हो चुकी थी। इसके पश्चात 1800 के बाद, है ना, मराठों में कोई ऐसा बड़ा योद्धा नहीं हुआ जो संपूर्ण मराठों का नेतृत्व कर सके, उनको एक सूत्र में बांध सके। तो कोई बड़ा नेतृत्वकर्ता ना होने के कारण मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों में एक से एक बड़ा नेतृत्वकर्ता उनको मिला था, चाहे वो जनरल लेक हो, चाहे आर्थर वेलेजली हो, चाहे एल्फिस्टन हो इत्यादि, वो सब बेहतर थे मराठों के मुकाबले। नेक्स्ट आपके असफल गुप्तचर व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है, असफल गुप्तचर व्यवस्था रही थी। क्यों? क्योंकि जो आपके क्या कहते हैं मराठे थे, मराठों के जो सरदार हुआ करते हैं उनके आपस में मध्य संघर्ष हो रहा है, मराठों के क्या नीतियां हैं, इन सब का अंग्रेजों को पता चल जाता था। कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेज थे उनकी गुप्तचर नीति क्या थी, बहुत बेहतर थी। किसके मुकाबले? मराठों के मुकाबले। वहीं मराठों को किसी प्रकार की अंग्रेजों की किसी नीति का पता नहीं चल पाता था, इसलिए अंग्रेज उन पर हावी हो गए और फाइनली मराठों को पराजित होने पड़ा था। एक इसमें हम और बढ़ा सकते हैं, 8वां कारण हमारा हो सकता है पराजय का, आप नीचे लिख लेना, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ उसको, आपका जागीरदारी व्यवस्था। ये प्रमुख कारण था एक, है ना, उनके पतन के कारण का, क्योंकि जागीरदारी व्यवस्था के कारण, है ना, जागीरों को बांट दिया गया था और जागीरों को बांटने के कारण जो इनकम का स्रोत था वो और कमजोर हो गया, साथ में क्षेत्रीय सरदार थे वो मजबूत हो गए, ठीक है, और उन्होंने अनेकों मौकों पर आपस में संघर्ष लड़े और पेशवा का साथ नहीं दिया। तो जागीरदारी व्यवस्था के कारण बहुत सारी हानियां हुई थी, ठीक है। तो इनको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, बस शॉर्ट में आप इनके लिस्ट बना लीजिएगा 8 कारणों को, 8-10 जो भी कारण है, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हैं। इस प्रकार से मैंने जो आपको सबसे पहले जिस दिन आपको वीडियो में पहली वीडियो मराठा शुरुआत की थी, आपको पूरा सिलेबस डायग्राम के थ्रू समझाया था। अब आप उस डायग्राम में जाकर के दोबारा से पूरा सिलेबस को चेक करना, हम एक एक उसका टॉपिक कवर कर चुके हैं। आई थिंक 42 नंबर वीडियो है वो, ठीक है। तो ये हमारा मराठा राज्य इस प्रकार से कवर हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ज़्यादा वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। यहाँ पर स्पेशली भूराज व्यवस्था, धन निकासी सिद्धांत, उद्योग व धंधों वगैरह का विकास या उनका असफलता क्या रही थी, उन सब कारणों को विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। वहाँ से विशेष रूप से प्रश्न भी हमारे बनते हैं। और जब हम ये आर्थिक प्रभाव वाला टॉपिक कवर कर लेंगे, देन हम करेंगे 1857 की क्रांति। और उस टॉपिक को कवर करने के बाद हम एक मेजर टॉपिक की शुरुआत करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करेंगे। वो टॉपिक होगा हमारा कौन सा? वो होगा हमारा भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, क्योंकि वहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि हमारा मराठा राज्य वाला टॉपिक बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से कवर हुआ है, और मैं आशा करता हूँ आप भी इसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इसको बार बार क्या कीजिएगा, आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में, नई शुरुआत के साथ। ओके, धन्यवाद।